उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब पार्टियां चौथे चरण के लिए लग चुकी हैं। 3 चरणों के मतदान में कैसा क्या रहा, इन तमाम विषयों के बारे में हम अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और आज जो शख्सियत हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। नरेंद्र जी, 3 चरणों का मतदान हो चुका। आपने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार आपने दौरे भी किए हैं। अब चौथे चरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर चौथे की तरफ आगे बढ़ने तक पिछले की बात कर लेते हैं। 3 चरण कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? आपने अलग अलग जगह जब आप दौरे पर गए तो क्या स्थितियां आपको देखने को मिली? जिन 3 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है, लगभग मुझे सभी लोकसभा की सीटों पर कैंपेन के लिए एज ए स्टार प्रचारक जाने का मौका मिला। मतदाताओं के बीच में जो क्रेज़ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, हर धर्म हर समाज के लोगों में जो उत्साह था, मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में इतना बेहतरीन समय इंडियन डेमोक्रेसी में देखा नहीं कि प्रत्येक मतदाता प्रधानमंत्री जी के साथ कनेक्ट होके अपना मतदान उनके पक्ष में करके गौरव की अनुभूति करता है। 14 और 19 से ज़्यादा क्रेज़ आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव में, आप ये कहना चाहते हैं? यकीनन 2014, 2019 से 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में मतदाताओं में ज़्यादा क्रेज है, ज़्यादा उत्साह है, ज़्यादा संकल्प है। और वो इसलिए है कि 10 सालों का जो एक काम देखा है लोगों ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा होते हुए, डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से हर लाभार्थी के अकाउंट में उसका शेयर पहुंचना, उसका हक पहुंचना, हर देश के व्यक्ति के साथ प्रधानमंत्री जी का सीधा कनेक्ट होना, यानी प्रधानमंत्री जी का प्रेजेंटेशन, पॉलिसीज़ का सीधा सीधा इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक के साथ प्रधानमंत्री जी का कनेक्ट होना। और तीसरी बार, अब की बार 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन संकल्प के रूप में रखा, लोगों ने उसको पूरा करने के लिए पूरी जान लगाई है। पर लोग तो ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार सिर्फ एक बूस्टर है, बूस्टअप करने के लिए कहा जा रहा है। 400 पार जैसी जो बात है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, ऐसा विपक्ष कह रहा है। हर चुनाव में विपक्ष ने यही कहा है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा बहुमत की सरकार बनाएंगे। 282 बीजेपी, कुल मिलाकर 337 भाजपा, एनडीए ने जीती ना। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था भाजपा 300 पार, 303 भाजपा, कुल मिलाकर 353 एनडीए, जीती ना एनडीए ने। तो दोनों चुनाव की भारतीय जनता पार्टी का जो उद्घोष था, जो संकल्प था, जो लक्ष्य था, वो पूरा हुआ। देश की जनता, प्रदेश की जनता ये मानती है, हर मतदाता ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए जो लक्ष्य को निर्धारित करता है, देश की जनता कुछ भी हो जाए, एनडीए को उस लक्ष्य से पीछे नहीं होने देती। इसलिए विपक्षियों का ये कहना कि इस बार नजदीक में नहीं होंगे, 400 पार नहीं हो पाएंगे, ये मुंगेरी लाल के सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि 24 सीटों पर मतदान हो चुका। आप कितनी सीटें भाजपा के खाते में मार रहे हैं, कितनी सीटें विपक्ष को देने की आपको लगता है कि ये सीटें विपक्ष के पास जा सकती हैं? 24 सीटों का अभी तक के मतदान में विपक्ष के पास एक भी नहीं, सॉरी 26 सीटें, लगभग 26 सबकी सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल और आरएलडी का नल खूब डट के चलाए। एक भी सीट हमारे गठबंधन से बाहर जाने का सवाल इसलिए नहीं होता। तो मैनपुरी, बदायूं जो उनका गढ़ है, आप वो सीट भी गठबंधन से, सपा से छीन रहे हैं। वो कह रहे हैं वो सहारनपुर अच्छा लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर उन्होंने मजबूत दावेदारी की है, संभल को वो अपना मजबूत गढ़ मानते हैं। आप इन सब जगहों पर गए भी हैं, मैनपुरी भी आप गए, क्या आपने देखा ग्राउंड पर, क्या चीज़ें देखी? मैनपुरी की 4 विधानसभा में सभा की है। ये गढ़ की परंपरा उत्तर प्रदेश की जनता ने जमीन में गाड़ दी है। अब ये गड़बड़ कर नहीं बचा जी। आपने देखा कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतती, उनके जो जिसे वो गढ़ बोलते थे। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बोली, जिसे वो गढ़ बोलते थे। तो उपचुनाव में हो गया। बात तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिसको वो गढ़ बोलते थे, जीती ना।
फिरोजाबाद भी तो उनकी सीट होती थी, 2019 में जीती। 19 में जीती। मुझे बताइए कौन सी सीट, कन्नौज, कन्नौज में हम जीते ना 2019 में। इस बार तो अखिलेश यादव खुद खड़े। पता चल जाएगा ना, अखिलेश जी, राहुल भी खड़े थे अमेठी में 19 में, अब रायबरेली भी खड़े हैं। बदल गया साहब, देश का परसेप्शन बदल गया, मतदाताओं की सोच बदल गई। अब देश का वोटर, उत्तर प्रदेश का वोटर ये जानता है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, सीपीआई, सीपीएम, ममता, लालू ये परिवार की परिधि के बाहर राजनीति नहीं करते हैं। अब परिवार के परिधि की बात कर रहे हैं, मैं परिवार की जो बात जो आप लोग बार बार उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो यादवों को टिकट दिया वो 5 सीटों फैमिली पर दिया, आप भी क्या मानते हैं? क्योंकि उनका ये कहना है, इस बात का जब सवाल समाजवादी पार्टी के लोगों से हुआ तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता अगर हमें चुन के भेजेगी तो हम संसद में जाएंगे, तो परिवारवाद का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। देखिए साहब, संवैधानिक दृष्टि से हम इस बात को सही मान सकते हैं कि आप किसी को भी, कोई व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है। फिर आप समाजवाद का नाम क्यों देते हैं समाजवादी पार्टी को? फिर पीडीए की बात क्यों करते हैं आप? अगर आपको एक परिवार में टिकट देने हैं, एक ही, क्या ऐसा क्या संभव है? क्या और यादव इस काबिल नहीं है कि वो एमपी बन सके? क्या और समाज इस काबिल नहीं है कि उन्हें सियासत में मौका मिल सके? मुझे बताइए, एक व्यक्ति, पार्टी का अध्यक्ष भी खुद ही है, मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव भी सारे परिवार के लोग लड़ेंगे, एमएलए का खुद चुनाव लड़ेंगे, ये लोग वाच कर रहे हैं जी। अब जनता वाच कर रही है, जनता देख रही है, भाई क्या बचा, हमारे लिए क्या है, बाकी समाज वो भी सोचते हैं ना। तो लोगों ने अब इसको नकार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबी लाइन खींची है। सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत आसान नहीं है साहब, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे उतार के दिखा दिया कि हम कहते नहीं है, हम करके दिखाने का काम करते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो राष्ट्र को अपना परिवार मान के काम करती है, दूसरी तरफ एसपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, ममता, समता, लालू वो अपने परिवार को ही देश सर समाज समझते हैं। बड़ा फर्क है, लोगों ने डिफरेंस समझ लिया है। इसलिए ये बताइए, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, ये 3 सीटों पर मतदान हो चुका है और जो परिवार की सीटें हैं और परिवार इसको अपना गढ़ मानते हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से लड़ा भी था। मैं सपा के गढ़ की बात कर रहा हूँ। आप उन सीटों पर गए, मैनपुरी की आपने तो बात कर ही ली, फिरोजाबाद, बदायूं में शिवपाल जी ने पूरी ताकत झोंक दी है और उनका मानना है कि वो सीट जीत रहे हैं। देखिए साहब, बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, तीनों सीटों पर मैं व्यक्तिगत तौर से एज ए वर्कर गया हूँ, मैंने रैलियाँ की हैं। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में, आम मतदाताओं में जो मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार को लेके एक भरोसा था, एक विश्वास था, विकास की उम्मीद, विरासत की उम्मीद, संस्कृति की संरक्षण की उम्मीद, यानी लोगों को ये लगता है कि अगर हमें देश का विकास, समृद्धि, खुशहाली, विरासत, सम्मान, अधिकार सब कुछ चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी योगी के अलावा अब देश में किसी को अपना वोट देना लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। भाई बदायूं पहले जीते ना, हम बदायूं पहले जीते, फिरोजाबाद हम पहले जीते हैं, मैनपुरी में हम जीतने की हमारी तैयारी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीनों सीटों पे जाके मेरा जो विश्लेषण है, लोगों से बात हुई है, रैली हुई, जलसे हुए, डेफिनेट मानिए जब परिणाम आएगा तो इन तीनों सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी। इस बार तो मैनपुरी में डिम्पल के समर्थन में उनकी बेटी भी प्रचार करने के लिए उतरी थी, अदिति। क्या मतलब है इस चीज का? कहां तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहां तक जाना पड़ रहा है कि बेटी, बच्चे सबको लगाना क्यों पड़ रहा है? उनको पता है कि साइकिल पंचर हो गई, पता नहीं अब ये आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। हाँ, रैली नहीं करेंगे। जब आपने देखा उत्तर प्रदेश में, आपने सपा की कितनी रैली देखी होंगी, कांग्रेस की कितनी रैलियां हुई होंगी, कितनी सभाएं हुई होंगी। श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल जी, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मन परिवर्तित है, बदला हुआ है। उनकी रैलियों में, जनसभाओं में, रोड शो में, मीटिंग्स में भी लोग नहीं आते। इन सारे नेताओं का आप रिकॉर्ड निकाल लो ना। उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। कितनी रैली जलसे किए हैं अपोजिशन के लोगों ने,
अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। लगता नहीं जो चुनाव जीतने का उनका मंसूबा भी हो। मतलब उन्होंने आपको थाली में सजा के प्लेट दे दी है कि आप जीत जाइए। संघर्ष भी हमारा शामिल है, संगठन की मेहनत है, विचार का समर्थन है। दोनों सरकारों की जो सफलताएं हैं उस पे जनता की स्वीकारता है, और अपोजिशन का शांत से बैठ जाना और उनका ये मान लेना कि उन्हें अब जीतना ही नहीं है, अब हमें बुस्ट मिल रहा है तो हम क्या करें इसमें, वो हमें दे रहे हैं मौका तो हम ले रहे हैं। इस बार कन्नौज में क्या लड़ाई आप देखते हैं, क्योंकि कन्नौज में अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। आपने हमारे कैंडिडेट का बयान सुना होगा, सुब्रतो पाठक जी का। उन्होंने कहा पहले मुझे लड़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, अब अखिलेश जी आए हैं तो कम से कम लड़ने में मज़ा आएगा। एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खुश हो रहा है, यार अखिलेश आए, मुझे इसको हराने में मज़ा आएगा। यानी हमारे प्रत्याशी का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो स्पष्ट कर रहा है कि कन्नौज में फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शायद अखिलेश जी का हाल राहुल जी जैसा ना हो जाए। ये बताइए, आप पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं अखिलेश यादव, जिसकी बात करते हैं वो बात है पीडीए की, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पिछड़ों को जोड़ने की बात करते हैं। आप इस सरकार में पिछड़ों के मंत्री हैं, आप कैसे देखते हैं उनके जो लोगों के जोड़ने की जो तरीका है, और आपकी सरकार कैसे पिछड़ों को जोड़ रही है? बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ लोगों के हित और भले के फैसले हुए। भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार में 52% पिछड़े समाज के लोगों के वेलफेयर के लिए फैसले हुए। 2-3 चीजें मैं बताता हूं आपको। ओबीसी कमीशन कंट्री में ओबीसी के लिए सबसे बड़ा मंच है, जो देश के किसी भी ओबीसी समाज के व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए राइट रखता है। देश में कभी उसको किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा के ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार दिया। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में, जिससे एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीएमएस में बच्चे जाते हैं ओबीसी समाज के, 27% रिजर्वेशन केवल मोदी जी ने की दिया। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया। अब ओबीसी एंटायर कंट्री के बच्चों को एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, सर्विसेज में ओबीसी कमीशन के को राइट देने में अगर काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं, तो फिर सपा क्यों करी? पिछड़ों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। अधिकार कांग्रेस छीन रही है ना। अखिलेश जी ठीक कह रहे हैं, बस उनकी दिशा गलत है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में क्या किया अखिलेश जी जानते नहीं है, उनको मालूम नहीं है। कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है और कर्नाटक में पिछड़ों का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया, माइनॉरिटीज को दे दिया, और अखिलेश जी ने उसमें उफ भी नहीं किया, ऐतराज भी नहीं किया। एक बार बोल देते ना वो खड़े होके कि कांग्रेस ने गलत किया, लेकिन नहीं बोलेंगे चूंकि वो गलत के समर्थक हैं। कांग्रेस की कलियां खुली है, ममता जी की पोल खुली है, वहां भी यही हुआ था। ममता जी ने भी वेस्ट बंगाल में ओबीसी रिजर्वेशन मुस्लिमों को घुसेड़ दिया। अरे भाई, आपको इनसे हमदर्दी है तो लाओ ना, नया कानून ले आओ, पार्लियामेंट में आओ, अमेंडमेंट कराओ, रिजर्वेशन के का परसेंटेज बढ़ाओ ना। उस पर तो बात नहीं करेंगे आप। जो ओबीसी समाज को देश में या प्रदेशों में मिला हुआ है उस पर कांग्रेस डाका डालेगी, उस पर ममता जी डाका डालेगी, उस पर अखिलेश जी बात नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। लोग समझते नहीं है क्या? लोग जानते नहीं क्या? तो पिछड़ा किसके साथ जा रहा है? अखिलेश जी के साथ जो बार बार कहते हैं पीडीए पीडीए, पिछड़े को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं, पिछड़ा जा किसके साथ रहा है? एंटायर स्टेट सभी 80 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ, और कोई विकल्प पिछड़ों के सामने बचता ही नहीं है। क्यों बचेगा साहब? अरे 55 एमएलए मिनिस्टर्स की कैबिनेट है हमारे उत्तर प्रदेश में, 55 की 24 लोग ओबीसी मिनिस्टर है साहब। क्या ओबीसी समाज के लोग भूल जाएंगे इस बात को? क्यों भूलेंगे? उत्तर प्रदेश में ओबीसी बच्चों को 2475 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी के स्कॉलरशिप के लिए दिए कि एक भी बच्चा हमारा वजीफे से विरत ना रहे। गरीब बच्चों की शादी के लिए 200 करोड़ रुपए, या बच्चों की शादी, स्कॉलरशिप, शुल्क पूर्ति, जब सारी सुविधाएं जो कभी नहीं मिली
उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में दे रही है, जो देश में कभी नहीं मिला वो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो क्या हमारे ओबीसी समाज के लोग इस बात को जानते नहीं है कि अखिलेश जी सत्ता में होती है, बसपा जी सत्ता में होती है, परिवार दिखता है, जाति दिखती है, कुनबा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है, उन्हें 52% पिछड़ों का हर घर दिखता है, हर व्यक्ति और बच्चा दिखता है। तो जो सबको देख रहा है वो उनके साथ जाएगा ना। ये बताइए, पिछली बार का चुनाव देखा जाए 80 लोकसभा सीटें और 64 पे आपकी जीत हुई थी। 10 सीटें बसपा के पास गई थी, 5 सीटें सपा के पास, 1 सीट कांग्रेस। तो जो दूसरी विनिंग पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसको आप कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी का क्या अस्तित्व आपको लगता है कि 2024 में रहेगा? कितनी सीटों पर वो अच्छी फाइट आपको लगता है कि वो आपके लिए दे रही है? बहुत साफ सी बात है, 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में एसपी, बीएसपी, आरएलडी ये सारी पार्टियां मिल के चुनाव लड़ी थी। और इससे बड़ा, इससे मजबूत गठबंधन में पॉलिटिकली वर्कर के नाते कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कभी हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता है। उस क्रेज में दोनों पार्टियां थीं, लेकिन 51% वोट भाजपा को मिल गया उस चुनाव में। 64 सीटें हम जीते, एक आधे से ज़्यादा वोट उसके उपरांत मिल गया। अब बसपा अलग लड़ रही है, आरएलडी हमारे साथ आ गई, निषाद पार्टी हमारे साथ है, सुभाषपा हमारे साथ है। जो उनके अलायंस पार्टनर थे वो हमारे साथ आ गए या अलग चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। क्या बचेगा साहब? जब सारी पार्टियां मिलकर लड़ी। तो इसमें भी भाजपा कोई स्ट्रेटजी है क्या कि जो हमारे साथ आए हमारा फायदा कराए, ठीक है, जो उनके साथ था उनको अलग करा दो? नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, देश की समृद्धि के लिए काम कर रही है। कोई दल, कोई पार्टी आके उसमें अपना योगदान देना चाहे तो उसका वेलकम है। अच्छा, ये चुनाव के बीच में अलग अलग दल, सपा ने भी अपने कई बार बहुत सी सीटों पर टिकट बदले, बसपा भी बदल रही है। इसके पीछे आप कैसे देखते हैं, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? कन्फ्यूजन, आशंका। जब आदमी गफलत में होता है, जब आदमी को लगता है कि मेरे हाथ से सब कुछ छीन रहा है, सत्ता जा रही है, संगठन मेरा साथ नहीं दे रहा, समाज मेरा साथ नहीं दे रहा, लोग भाजपा में सब शामिल होते जा रहे हैं, तो वो तय नहीं कर पाते, वो एनालाइज नहीं कर पाते कि किस सीट पर किसको खड़ा करके हम सीट को जीतने का समीकरण बना सकें। कभी इसको देते हैं, कभी इसको देते हैं, कभी तीसरे को देते हैं। तो ये हताशा, निराशा, कन्फ्यूजन एक प्रमाण है प्रारंभिक स्तर पर कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी को इस बात का आभास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। पर इसमें सर सपा की बात छोड़ दें, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी टिकट बदले जा रहे हैं, कई जगहों पर ये पॉलिटिकल जो एक तरीके से गलियारे उसमें ये बात चल रही है कि वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिससे भाजपा का फ़ायदा हो सकता है। आपको लगता है कि मतलब बसपा कुछ ऐसा कर रही है जिससे आप लोग को फ़ायदा हो? देखिए साहब, मैं तो ये मानता हूँ कि बसपा अलग पार्टी है, अलग लड़ रही है, वो हमारे फ़ायदे की बात क्यों सोचेगी? लेकिन जब जनता हमारा फ़ायदा कर रही है, जनता हमारा समर्थन कर रही है, तो हमें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत क्या है? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और बहुजन समाज पार्टी इस बात को भी जानती है ना कि जो पार्टी 2007 से 2012 तक प्रचंड बहुमत की सरकार में रही, 2022 के असेंबली के चुनाव में उसका एक एमएलए बचेगा। ये दशा तो बहुजन समाज पार्टी की 1989 में भी नहीं थी। उस समय भी 11 एमएलए जीते थे बहुजन समाज पार्टी के, जब पार्टी का निर्माण हुआ था। और आज पार्टी हाइप पे रहने के बाद एक एमएलए पे बच गई। जब एमएलए एक जीत पाई बामुश्किल, वो भी पर्सनल एफर्ट्स और गट्स के हिसाब से, तो एमपी तो एक भी जीत जाए क्या, इसकी कोई संभावना रखता है उत्तर प्रदेश में? इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी कंफ्यूज है। और बात तो यहाँ तक अब हो गई कि उन्होंने अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए अपने भतीजे को, चूँकि परिवार के परिधि में वो भी आ गए, आकाश जी को। अब उन्हें भी उन्होंने घर में बिठा लिया कि तुम भी आ जाओ, भी कुछ होना तो है नहीं, अब तुम क्यों गर्मी में जा रहे हो? तुम्हें पीछे आप क्या कि एफआईआर होने के बाद घर में बैठाने को आप कैसे देखते हैं? अब एक एफआईआर से कोई पार्टी डरेगी तो राजनीति कर पाएगी क्या? सियासत हो पाएगी क्या? राजनीति संघर्ष का खेल है, संघर्ष का काम है। ये कोई सुविधा भोगी आइटम नहीं है जिससे आदमी घर बैठ के ऐसी बैठ। अब नहीं होगा जी। मोदी जी ने
नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी ने बहुत बड़ी लाइन खींच दी है। अब तो जमीन पर जो काम करेगा, मैं तो कहता हूं अगर हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी अगर जमीन पे काम करेगा तो सफल होगा। अगर मैं भी नहीं करूंगा तो मैं भी सफल नहीं होऊंगा। अच्छा ये बताइए, अमेठी रायबरेली का जो रण है उसको कैसे देख रहे हैं? अमेठी से राहुल गांधी इस बार नहीं लड़के रायबरेली गए हैं, पर अमेठी में जिसको उन्होंने उतारा है, कहा जा रहा है कि वो पिछले 40 सालों से घर घर में घुसे हुए हैं, हर एक घर में उनका जो संबंध है वो है। आप अमेठी और रायबरेली की जो पॉलिटिक्स है उसको कैसे देखते हैं? भैया, कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? 1885 में। 1885 में बनी हुई कांग्रेस अमेठी के घर में ज़्यादा पहुंची होगी, 40 बार ज़्यादा पहुंचेगा। जो पार्टी 125 साल से पुरानी हो, 125 साल से जा रही हो घरों में, अगर वो पार्टी हार रही है तो 40 वाला क्या कर लेगा वहाँ? और राहुल जी पार्टी के बड़े नेता, बड़ा नाम है, उनके कोई कार्यकर्ता को लड़ा दिया, वो टिक पाएगा क्या? वो वहाँ लड़ पाएगा क्या? नेवर। वो तो राहुल राम है, और जो केएल शर्मा है वो वहाँ उनके हनुमान हैं, और इस बार हनुमान जो है वो स्मृति को हराएंगे, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। संज्ञा ही गलत है साहब, संज्ञा ही गलत है। राम की, हनुमान की संख्या राहुल जी या अमेठी के कैंडिडेट को फिट बैठती नहीं है, ये होती नहीं है ना। राम के रूप में अगर मोदी जी को कहें तो बात समझ में आती है, हनुमान के रूप में योगी जी को कहें तो बात समझ में आती है। और आपको मालूम ही है रायबरेली में क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, क्यों चले गए वहाँ? लड़ते ना अमेठी, कोई मना किया किसी ने क्या? और अब तो सच ये है कि रायबरेली में भी इस बार कमल खिलेगा, इस बार वहाँ भी नहीं बचना मामला। आखिरी सवाल, 80 सीट में कोई सीट आपको लगता है विपक्ष जहां मजबूत है, या आप 80 सीटों में अपना? सब कैसे बता दें, बताओ, कहीं दिखे तब तो ना। आप मुझे पूरे यूपी में बताइए, अखिलेश यादव कोई 50,000 कार्यकर्ताओं की रैली हुई हो, एक कोई राहुल गांधी जी की 25,000 की रैली कोई हुई हो, मोदी जी की लाखों की रैलियां 50 हो गई होंगी, और योगी जी रोज रैली कर रहे हैं। और हम शायद छुट भैया कार्यकर्ता 10,000 20,000 तो हमारी रैली में लोग आ जाते हैं जी। तो जब जनता उनको सुनने, उनको मिलने, उनको समर्थन करने पब्लिक भी नहीं आ रही, तो भाई वोट कहाँ से आएंगे? वोट कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक बेहतरीन प्रबंधन के साथ लड़ा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र जी, हमारे महामती संगठन आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, ये बड़े मेहनती 24 आवर्स ये मिशन के रूप में उत्तर प्रदेश में लगे हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम, हमारे सारे, आप देखते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र से लेके बूथ तक का कार्यकर्ता अपना दुख, अपना सुख, अपना परिवार, अपना काम छोड़ के राष्ट्र को समर्पित होके चुनाव में अपना योगदान दे रहा है। कभी देखो ना इनकी पार्टियों का योगदान कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो पार्टी राष्ट्रीय योगदान के लिए, जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय योगदान के लिए काम कर रहा है, उसका साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी दे रही है, और भगवान श्री राम भी दे रहे हैं। राम की कृपा बस रही है। बिल्कुल, तो राम की कृपा इन पर बस रही है, ऐसा इनका कहना है। बाकी जनता अपना जो काम है वोट देने का वो कर रही है। 4 तारीख को किसके सर पर मुकुट होगा ये जनता तय करेगी। फिलहाल जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो अपना अपना काम और अपनी अपनी आहुतियाँ अपने तरीके से दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।